बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज की जो खबरें हैं वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हैं और सानिया नौमी से मुतल्लिक हैं और 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक हैं कि एक तरफ तो शेर मरवत साहब जो है उन्होंने पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चूँकि चेयरमैन PAC नहीं बन सका, इसलिए मैं न तो उस कमेटी से के साथ काम करूँगा और ना ही मैं जो है PTI के साथ काम करूँगा जब तक मुझे नहीं बुलाया जाएगा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से। उस वक्त तक मैं जो है वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसके साथ साथ असद कैसर साहब का एक बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि सानिया नौमी के साने पर माफ़ी कैसी, हमने तो कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो किसी और से माफ़ी क्या मांगेंगे। ये भी बयान आपके सामने है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते। लेकिन इसके साथ साथ कल सानिया 9 मई को 1 साल हो जाएगा, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। फिर कल जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक सवाल के जवाब में जो है उन्होंने बताया कि कितने वोट पड़े तहरीक इंसाफ को और कितने वोट बाकी जमातों को पड़े, और क्या ये जो तहरीक इंसाफ को वोट पड़े हैं इसका मतलब ये है कि ये तमाम वोट फौज के खिलाफ हैं या शोहदा के खिलाफ है या शोहदा की फैमिली के खिलाफ है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने का। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया परवेज संदेला साहब ने, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से तलक है। और फिर सैर कमरान साहब आपका तलक पार्टी से बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने का। नदीम भाई आपकी तरफ आऊँगा पहले। आज मुझे बताइएगा कि चेयरमैन PAC का मामला जो है वो क्यों इतना जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है कि शेर मरवत ने बगावत का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं सानिया नौमी पे माफ़ी कैसी, और हम तो किसी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। तो ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बल्कि 1-1.5 साल से बल्कि 2-2.5 साल से सख्त मुश्किल में है, और उस वक़्त से तो मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ जब 9 मई को पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जब उन्होंने अपने आप को अदालत के सामने जमानत के लिए पेश किया हुआ था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ जब कोई शख्स कानून के सामने सरेंडर करता है तो वो कानून की हुक्मरानी को तस्लीम कर रहा होता है। इस तरह से इमरान खान साहब को वहां से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुल्क भर में हंगामे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात को आज तक इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि एक ही वक्त में रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपना दुश्मन समझने पर मजबूर किया गया। एक ऐसी कंपेन चलाई गई हमारे खिलाफ, हमारे मुखालफिन की तरफ से। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं बलोच साहब, मैंने इन सारी चीजों का एनालिसिस किया है। हम कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से प्यार ना करता हो। कैसे मुमकिन? ठीक है। जो रियासत हमें इज्जत देती है, जो मुल्क हमें शनाख्त देता है, इस मुल्क के लिए हम जैसे हमारे जो बुजुर्ग जो अपने अपने आबाओ अजदाद की हजारों साल जमीन को छोड़कर यहाँ आकर आबाद हुए, वो कैसे इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं? लेकिन हमारे मुखालफिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो आज के इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी है, 40 साल से 83 से लेकर आज तक यही लोग मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान में हुक्मरान रहे। इनके पास चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेर करने का कोई बयानिया नहीं था, इन्होंने इस 9 मई की आड़ में इतना प्रोपेगेंडा किया, इस माहौल को इतना कशीदा किया। हालात आज आपके सामने हैं। अब मैं PAC की बात करूं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी तो शेर अफजल मरवत वो पहला शख्स था जो बाहर निकला। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में शामिल हूं जिनको 15-16 साल इमरान खान साहब के साथ स्ट्रगल करते हो गए। ठीक है। मैं समझता हूं आज हमारी अगर मुश्किलात की बहुत सारी वजूहात हमारे मुखालिफिन की वजह से हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अपने रवैयों की भी वजह इन सारी मुश्किलात की वजह है। यहाँ हमेशा अपने टैलेंटेड लोगों के साथ ज्यादती करने के लिए एक माफिया इस जमात में मौजूद रहा है, जो आज भी है। ठीक है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स आज जो कुरैशी साहब, अब सानिया 9 मई पे जारी बात है, सानिया हुआ, जलावगरा हुआ, शोहदा के जो मज़ारात थे या उनके जो है वो जलाए गए, मुजस्मे जलाए गए, तो क्या माफ़ी जो है वो नहीं मांगनी चाहिए? असर कहते हैं कि हमने अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, मैं असद कैसर साहब अपनी बात का खुद जवाब देंगे। मैं बलोच साहब एक बात बड़ी आपको संजीदगी से पूरे अमानत के साथ, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने शोहदा से प्यार ना करता हो। यार, जो शख्स
अपनी फैमिली को छोड़कर इस मुल्क के लिए, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, उससे तो कोई बदबख्त ही बुग़्ज़ रखेगा। कैसे मुमकिन है हम अपनी अफवाज के उन सिपाहियों से लेकर उन अफसरान तक जो आज हमारे। चलें चलें परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। यही क्वेश्चन सर मैं उठाना चाह रहा हूँ कि सानिया 9 मई पर जो है वो बजाय जो है वो माफ़ी मांगने के कौम से या कोई इस मामले को सेटल करने की बजाय जो है वो कल फिर दोबारा से जो है वो एहतजाज की निकाल दी गई। असल कैसर कहते हैं कि हमने कभी अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी, उमर यूब कहते हैं कि ये एक साजिश थी। तो ये फिर तो मामला जो है कहीं और जाएगा सर। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखें, पहले तो ये है कि असद कैसर साहब से पता ये करना चाहिए, उनको लाइन पे लेना चाहिए, कोई उनसे पूछे कि वो कौन से बाप की बात कर रहे हैं। एक बाप था उनके दौर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और वो कौम का बाप होता था, तो वो कौन से बाप से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, हकीकी बाप से या फर्जी बाप से? तो ये दोनों सूरत में ही मुनासिब नहीं है कि अगर कोई इंसान अपने बाप से माफी नहीं मांगता तो उसका जो करैक्टर है वो तो आपके सामने आ गया। ऐसे इंसान के साथ आप क्या ताल्लुक रखेंगे, क्या बात? जो अपने बाप का ना हुआ वो रियासत का क्या होगा? एक। और दूसरा, मेरे ये दोस्त साथी ने जो नून लीग पर 9 मई का इल्जाम लगा दिया, यार ये बड़ी फनी बात है। मुझे जरा ये बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुंह में वो जो अल्फाज थे जिसमें वो कह रही थी कि हमें ब्रिगेडियर साहब के घर पर जाना है और वहां पे जाकर कमांडर हाउस जाना है जी, क्या वो नूनली की थी? अच्छा, जो अब्बास साहब का जलाने वाला बयान था, क्या वो नूनली के थे? क्या वो सनम जावेद जो है आजकल जेल के अंदर से टिकटॉक उसकी आ रही है, क्या वो नूनली की थी? इसके अलावा इजाज चौधरी साहब जो है अपने बेटे से जश्न मना रहे थे टेलीफोन कॉल पे, क्या वो नूनली के थे? और फिर सबसे बड़ी बात, महात्मा साहब जब रहा हुए तो उन्होंने कहा जी कि जो मुझे अगर रेंजर गिरफ्तार करके लेके जाएगी तो मेरे फॉलोअर्स कहाँ जाएंगे? वो रेंजर को जलाने जाएंगे, वो आर्मी को जलाने जाएंगे, वो जीएच को ही जाएंगे, वो जाकर मियां वाली बेस को जलाएंगे, वो मुजस्मा जो आपके कर्नल शेर खान का उसका जलाएंगे जिसके दुश्मन भी तारीफें करते थे। तो वो क्या ये सारे के सारे नून लीग थे? देखें, ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि इनको कल अगर ये कहा गया है, चांस दिया गया है रियासत की तरफ से कि अगर आप सदके दिल से माफी मांगे तो फिर आपके बात करने का जवाब बनता है, वो भी सियासी जमातों से। ये नहीं हो सकता कि रियासत या मतलब कि आपके एस्टेब्लिशमेंट या आपके आर्मी चीफ या डीजी वो आपसे मुज़ाकरात करें। नहीं, मुज़ाकरात फिर भी आपको सियासी जमातों से ही करने हैं। तो देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी गलती से ना सीखना और इसको 1971, अब देखिए 1971 से इसका क्या ताल्लुक है? शेख मुजीब का इमरान खान से कोई मुकाबला हो सकता है? प्रो पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने वाले थे, उनके साथ अक्सरियत थी। क्या ये इस चीज को उससे इसकी मतलब उसके साथ मिसाल दी जा सकती है जो इमरान खान ने इस पे एक 9 मई वाले दिन एक अपना नया बयान जारी कर दिया कि जो इस वक्त हालात हैं वो 9 मई के और 71 वाली जो उसमें जो सिचुएशन उसके मुताबिक है। जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ शेख मुजीबुर रहमान, कहाँ इमरान खान, कहाँ एक दहशतगर्द जमात, कहाँ एक जमहूरी जमात। तो इस तरह की चीजें करने से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को मजीद बढ़ा रही है। मजीद कल का दिन अल्लाह करे ये खैर से गुजरे, क्योंकि कल का दिन होना तो ये चाहिए था कि इसको बरसी के तौर पे मनाना चाहिए कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कल 9 मई को जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है केपीके वजीर की तरफ से कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आपको कोई रोके तो उसकी वीडियो बनाए। केपीके की हुकूमत उस रोकने वाले के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करेगी। तो कल का दिन बस दुआ मांगे कि खैर से गुजरे। मेरी तो यही दुआ है। मैम सहर, आप बताइएगा कि कल 9 मई है और जो पहले भी बात की गई DGISPR की तरफ से कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर मामला खुलेगा, 2014 का भी खोलें, IMF का भी खोलें, लेटर जो है दिया गया और बाकी सारी चीज़ें भी खोलें, तो मामला किस तरफ जाएगा? एक तो तहरीक इंसाफ कल जो है प्रोटेस्ट उन्होंने ऐलान कर दिया है, बजाय इसके कि जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करते, बातचीत करते या मामला को आगे बढ़ाते, कल फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि 9 मई का जो सानहा था वो इतना अफसोसनाक पाकिस्तानी कौम के दिलों पे एक ज़ख्म है। इसलिए कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि रदीम कुरैशी साहब ने कहा कि हम अपने शोधा से मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही। लेकिन वो जो दिन था, एंड इट वाज नॉट एन आइसोलेटेड डे। मैं ज़रूर कहूँगी कि 2014 के धरने को देखें। मुझे बता दें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी कौमी लीडर ने यह कहा हो कि हुंडी से पैसा भेजें, किसी कौमी लीडर ने यह कहा हो कि आप जो है बिल जला दें। बात यह है कि आपने बुनियाद डाली एक ऐसी कि आपने जिस पार्लियामान की आप मेंबर थे, आपने उसी पार्लियामान पे हमला किया।
ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं। वो जो मैं कहती हूँ, जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि बारूदी सुरंगें, तो बारूदी सुरंगें उन्होंने पाकिस्तान में भी बिछाई, अपनी जमात में भी बिछाई। ये हमें नज़र आ रहा है। यानी हर वो वक्त जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो ये एक ऐसा माहौल प्रोवोक करना, लोगों को इश्तियाल दिलाना और एक माहौल पैदा करना कि कोई पहली बात नहीं थी कि इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली, हम उसको भूल जाएं। क्या हम ये भूल जाएं कि एक शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान पे एटम बम फेंक दें? क्या पाकिस्तानी कौम इसको बर्दाश्त कर सकती है? एक शख्स ने जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज हो, उसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी या नहीं थी? क्या हम ये बोलें कि 9 मई जो है उसमें हमने नहीं देखा हसन न्याजी को यूनिफॉर्म लहराते हुए? क्या हमने नहीं देखा तहरीक इंसाफ के लीडर्स को लोगों को इख्तियार दिलाते हुए और ये कहते हुए कि कोर कमांडर हाउस जाएं? क्या हमने नहीं सुना कि लोग जो है एड्रेसेस बता रहे थे कि आप जो है इन जो है मिलिट्री जनरल्स के घर पे जाएं और उन पे हमला करें? तो बात यह है कि ये सब क्या था? ये तो इनकी शक्लें भी वाज़ेह हैं, उनकी ऑडियोज भी सामने हैं। बात तो है, आप ये कहते हैं कि ये मातम का दिन है, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी कौम रंजीदा है, दुख में है, हम माफ़ी मांगते हैं। मगर आप ये देखें कि अभी जो है सऊदी डेलीगेशन आया, अब एक दफ़ा मरवत साहब ने, उनके साथ उनकी पार्टी ने बेमुरवती की, उनकी पार्टी ने बेमुरवती की उनके साथ, और वो इंतकाम किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में दोबारा इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं दोबारा एक फजूल बयान दूं। ये भी कोई पहली चीज़ नहीं है। 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट कैंसिल हुआ, और अब इन्हें फिर पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने आना है, तो उन्होंने कहा दोबारा इंतशार फैलाओ ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है। इन्होंने पार्लियामान को अखाड़ा बना दिया, ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि मैं समझती हूँ हम दोहरा नहीं सकते। तो बात यह है कि माफ़ तो पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी इनको, ये क्या माफ़ी मांगेंगे? पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी, इसलिए कि आप मुल्क के असासों पे हमला करें, आप जो है मुल्क शोहदा पे हमला करें, आप PTV पे हमला करें, आप रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें, आप पार्लियामान पे हमला करें, आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमला करें, तो आपने तो इतनी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि अब ये लैंड माइन्स जो है ना, ये इनको निकालते निकालते पाकिस्तानी कौम के हाथ भी जख्मी है और दिल भी जख्मी है। तो ये जो जख्म है, इसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। चलें, ये तो कौम ने माफ़ करना है कि जो सन 9 मई हुआ था या जो जलावग्रह हुआ था, ये कौम का मुकदमा है और कौम ही माफ़ी जो है वो दे सकती है। मुझे एक ब्रेक लेके आ जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।